अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल अमहर। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लेक्चर 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, मतलब के स्प्रिंग का खींचना। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि हमने इससे पहले फोर्स के बारे में स्टडी की थी। फोर्स जो है बेटा वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और उस प्रॉपर्टीज में एक ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फोर्स की कि वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उस ऑब्जेक्ट में उसका शेप जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। अगर हम इस फैक्टर को ले लें और इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर हम उस फोर्स की बात करें बेटा तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये बॉल पड़ा हुआ है और मैं इस टेनिस बॉल को थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ, मतलब फोर्स लगाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना शेप और साइज दोनों ही चेंज कर देगा। जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में, ओरिजिनल साइज या शेप में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल भी है हमारे पास। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक फुट स्केल है और इस दोनों साइड से पकड़कर थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेंड हो जाएगी, वो थोड़ा सा कर्वी हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम उनको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट जाएगी, ठीक है, मतलब कि सीधी हो जाएगी। तो बेसिकली ये इस ऑब्जेक्ट का जो टेढ़ापन है या इस ऑब्जेक्ट की जो ये साइज और शेप चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। बेसिकली ये हो रही है फोर्स की वजह से, ठीक है बेटा। जब हम इन पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वो अपनी साइज और शेप जो है वो दोनों ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मजीद हम डिस्कस करते हैं आगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग को मैंने एक साइड से किसी चीज में से अटैच कर दिया है और एक साइड को मैंने उसको खुला छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस साइड पर जो खुली है इस पर मैं लोड लगाता हूँ, ठीक है। जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है ना वो थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं मजीद इस पर लोड लगाना चाहूंगा तो क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है वो मजीद बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये जो लेंथ बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम इस स्प्रिंग पर लोड लगा रहे हैं। लोड क्या है, बेसिकली एक किस्म का फोर्स है। हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, तभी इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम इनको छोड़ेंगे, इसका लोड हटाएंगे, तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ की तरफ जो है ना आने की कोशिश करेगा। अब ये जो इस स्प्रिंग में ये चेंज हो रही है इस लेंथ की, हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि स्प्रिंग में इजाफा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग का बढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग का बढ़ना। तो अगर हम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग की बात करें बेटा, उसकी डिफिनेशन को देख लें तो उसमें कहता है when the load is increased in regular steps the length of the spring also increases simultaneously, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि जब हम किसी स्प्रिंग पर जब हम जो है ना वो लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो या लगातार उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए बेटा तो पहले इसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी, अब जब हमने उनका लोड बढ़ा दिया है आखिर तक देखें तो इसकी लेंथ बढ़ गई है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर हमें इस स्प्रिंग की ये जो लेंथ है, ये जो एक्सटेंशन है, उसको हमें मालूम करना होगा कि ये पहले से कितनी बढ़ गई है या इसकी एक्सटेंशन कितनी हो गई है, तो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, उसको जब हमें मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ लेंगे
और उनमें हम क्या करेंगे, वो जो एक्सटेंशन हुई थी, वो जो स्प्रिंग का बढ़ना था कि कितना बढ़ गया है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमें जो है ना वो टोटल एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग जो है ना वो मिल जाएगी। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो हमें जो है ना वो मालूम हो जाएगी। ठीक है, वो हमें मालूम हो जाएगी कि कितनी टोटल लेंथ उसकी बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के तहत कि एक तो टोटल लेंथ, जिसको हम लेंथ ऑफ द स्ट्रेट स्प्रिंग भी कहते हैं, या अगर हमें टोटल लेंथ मिली हुई है और एक्सटेंशन भी मिली हुई है तो हम ओरिजिनल लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, या हमें एक्सटेंशन मालूम करनी होगी तो हम टोटल लेंथ और लेंथ ऑफ द स्ट्रेट स्प्रिंग हमें मिली होगी। मतलब कि दो चीजें हमें जो है ना वो गिवन होगी और एक चीज हमें मालूम करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी चीज, इन तीनों में से कोई भी चीज हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें एक टेबल भी दी गई है बेटा, जो कि है पेज नंबर 118 पे। और इस तरीके से उसने एक टेबल बना के दी हुई है हमारे बुक में, और उसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है और कुछ लोड उसने स्प्रिंग पर लगाया हुआ है और उसके हिसाब से उसकी एक्सटेंशन बढ़ रही है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कहता है कि लोड है, लोड हमने फिलहाल स्प्रिंग पे नहीं लगाया और उसकी जो अपनी ओरिजिनल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, और उसकी एक्सटेंशन भी नहीं होगी क्योंकि हमने लोड नहीं लगाया तो एक्सटेंशन भी नहीं होगी। और कहता है कि हमने 2 न्यूटन लोड लगाया है तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है। और जब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है तो उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, पहली ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, वो थी 20 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसकी इसकी एक्सटेंशन बढ़ गई तो कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ कहता है कि हमने 6 न्यूटन लोड बढ़ा दिया है। ठीक है, जब 6 न्यूटन लोड बढ़ा दिया है तो उस 6 न्यूटन के हिसाब से उसकी जो एक्सटेंशन उसमें आ गई है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 20। अगर और 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मजीद बढ़ गई है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 23 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम किसी भी स्प्रिंग की हम लेंथ या उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम चलते हैं बेटा इसके ग्राफ की तरफ। तो इसी टेबल को मद्देनजर रखते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हम जो है ना वो दो एक्सेस लेते हैं बेटा, और नीचे की एक्सेस पे हम जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और वाई एक्सेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं बेटा, उनमें मैंने इनको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ से हम लोड लगाएंगे और यहाँ हमारी वो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हम इस स्प्रिंग पे जो है ना वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा वेट जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब थोड़ा थोड़ा सा वेट हम इंक्रीज कर देते हैं कि इक्वल वेट के हिसाब से इक्वल लेंथ बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर अगर 2 न्यूटन लोड लगाने से 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ रही है तो 4 न्यूटन लगाने से फिर 2 हो जाएगी, और 6 न्यूटन से 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मतलब इक्वल लोड पे इक्वल जो है ना वो एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करने बैठा तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन जाता है वो जो है ना वो स्ट्रेट ग्राफ बन जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल लोड पे इक्वल एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि हम लोड बढ़ाते हैं। ठीक है, अब लोड जब बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जहां से अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो वो स्प्रिंग जो होगा वो बिल्कुल भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वो अपनी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं कर सकेगा। ठीक है, और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं कर सकेगा, अगर हम उसके बाद हम जस्ट 1 न्यूटन या हाफ न्यूटन भी जो है ना वो लोड बढ़ा दें, तब भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब देखें बेटा इस स्प्रिंग की एक लिमिट होती है बेटा, वो लोड बर्दाश्त करने की। अगर हम उस लिमिट से उसका लोड बढ़ा देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग जो है ना वो सीधा हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर हम उस लिमिट से जो है ना वो लोड बढ़ा रहे हैं
अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो उस पर हम कितना भी आगे लोड बढ़ाएंगे, लोड लगाएंगे, तब क्या होगा कि वो अपनी जो है ना वो ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वो जो लिमिट होती है बेटा मैक्सिमम लोड बर्दाश्त करने की, ठीक है, तो उस लिमिट को, उस हद को हमको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसको कहा जाता है इलास्टिक लिमिट, मतलब लचक वाली लिमिट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक लचक की जो होती है वो लिमिट होती है कि वो इतना अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें इतनी सी लचक पैदा होगी। ठीक है, या इतना फोर्स बर्दाश्त कर सकेगा। अगर उससे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो या तो बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, या फिर वो टूट जाएगा। तो मिसाल के तौर पर बेटा हमने हमने अपने क्लासेस में ये चीज जो है ना वो प्रैक्टिकल भी की होगी कि हम जब फुट स्केल लेते हैं बेटा, अब उसको दोनों ही साइड्स हम जब टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बीच में से टूट जाती है। ठीक है, अब बीच में क्यों टूट जाती है, क्योंकि उसकी वो फोर्स बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर हम उस लिमिट तक फोर्स लगाएंगे और फिर उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, मतलब स्ट्रेट हो जाएगी। अगर उस लिमिट से हम फोर्स ज्यादा देंगे, एक मतलब 1 न्यूटन भी ज्यादा देंगे या हाफ न्यूटन भी ज्यादा उस पर लगेगा, तो क्या हो जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएंगे या फिर वो टूट जाएगी। ठीक है, तो उस लिमिट को, जो मैक्सिमम उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा तो इसमें कहता है द मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ अ मटेरियल सॉलिड इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। मतलब कि किसी मटेरियल का मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब ये हुआ बेटा कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं उस स्केल पर, तो वो हमारे हाथों पर उसके अपोजिट फोर्स लगा रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए, मतलब उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे स्केल पर बेंड करने के लिए, तो वो अपना फोर्स लगाएगी हमारे हाथों पर। ठीक है, और वो फोर्स होगा क्या, उसका रेजिस्टिंग फोर्स होगा। ठीक है, कि वो चाहेगी कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो जाऊं, वापस हो जाऊं। तो इस किस्म का वो जो मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स होता है उस मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये दोनों ही टॉपिक आज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। पहले हमने पढ़ा स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के, स्प्रिंग का खींचना क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ा इलास्टिक लिमिट, मतलब कि लचक की लिमिट होती है, लचक की हद होती है। ठीक है, और ये दोनों ही टॉपिक आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।